स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। कल हमने आर्बिट्ररी एंगल पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू निकालना सीखा था। तो एक बार जहां पर कल हम रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट एग्जांपल से कल के डिस्कशन को और आगे बढ़ा लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे। एक बार और समझे, मान लीजिए आपको किसी एंगल की वैल्यू निकालनी है। जो कल मैंने बताया था, एक बार उसको ब्रीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ 11th के बिगिनर को ये चीज निकालनी आनी ही चाहिए। वैसे मेरे को उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये मालूम होगा, लेकिन अगर एक को भी नहीं पता है तो एक बार ध्यान दें। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू अगर निकालनी हो, मैं एक क्वेश्चन के पॉइंट से समझाता हूं। मान लीजिए हमें साइन 195 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहां से शुरू करें, माना हमें साइन 195 की वैल्यू, ठीक है ना। अब साइन 195 की वैल्यू को निकालने के लिए हमें इस वैल्यू को रिड्यूस करना होगा भी, क्योंकि रूल कहता है कि 0 से 90 के बीच तक के एंगल पर वैल्यू हम निकाल लेते हैं। उसके ऊपर कोई भी वैल्यू हमसे पूछी जाए तो पहले हम उसे रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के रूल्स एक बार दोबारा सुनिए। कोई भी वैल्यू कन्वर्ट करने का जो रूल बनाया गया है उसमें दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमको ये देखना होता है कि वो कन्वर्जन 90 डिग्री पर बेस्ड है, 180 डिग्री पर बेस्ड है या 360 डिग्री पर। ध्यान से सुनना, ये पहला स्टेप है कि 90 पे बेस्ड है, 180 पे बेस्ड है या 360 पे बेस्ड है। 360 पे बेस्ड है तो सीधे रिमूव करने का कंसेप्ट, 360 को डायरेक्ट रिमूव कर दिया जाता है। 180 में नो चेंज कंसेप्ट लगता है। नो चेंज का मतलब है जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपको चेंज करना है उसको बदलेंगे नहीं आप। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, और अदर फंक्शंस जो हैं वो वैसे ही रहेंगे। एक बार नोटबुक दे दूं, मैं नोटबुक देना भूल गया, ये ली। और 90 डिग्री का रूल क्या, वो भी सुने एक बार। 90 डिग्री पर साइन कन्वर्ट होके कॉस बन जाएगा और कॉस साइन, टेन कॉट बन जाएगा, कॉट टेन, टेन कॉट बन जाएगा, कॉट टेन, और सेक का कोसेक बन जाएगा और कोसेक का सेक, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा बात को। जब आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू को पता करते हैं तो आप दो स्टेज में ये काम करते हैं। पहली स्टेज में आप क्या करते हैं, पहली स्टेज में आप ये पता लगाते हैं कि कन्वर्जन 90, 180 या 360 में किस पर बेस्ड है, ठीक। दूसरी स्टेज में आप पता लगाते हैं उस ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू के लिए साइन, कि भाई ऐसा ऑपरेशन के लास्ट में जो आंसर आएगा उसके बाहर आप साइन क्या लगा। तो साइन को चेक करने का रूल कल बताया था मैंने। एक्ट के रूल से हम साइन चेक करते हैं, ACTS। ए माने ऑल, सी माने कॉस एंड सेक, टी माने टेन और साथ में कॉट, एस माने साइन और कोसेक, ठीक। एक स्टेप में वैल्यू में कन्वर्जन चेक किया जाएगा, स्टेप नंबर 1, और दूसरे स्टेप में साइन चेक किया जाएगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 है फंक्शन के कन्वर्जन के लिए, और स्टेप नंबर 2 है ये पता लगाने के लिए कि आउटकम में साइन कौन सा लगेगा। ध्यान से सुनते जाइए। अब साइन 195 को चेक करने के लिए जैसे कल एग्जाम्पल दिए थे, एक दो एग्जाम्पल इसलिए दे दे रहा हूं ताकि आगे बढ़ने से पहले एक अंतिम बार और कनेक्टिविटी बना दूं। 195 को आप लिखेंगे 180 प्लस 15, 180, और यहाँ पर रूल देखें हम, 180 माने नो चेंज। नो चेंज का मतलब है बच्चों ये जो साइन है ये साइन ही रहेगा, और अब 180 रिमूव हो जाएगा। 180 के साथ क्या क्या रिमूव होगा समझिए, 180 और उसके आगे जो साइन बना है ये पूरा रिमूव, ये सब हट, यानी नेक्स्ट लाइन में अब ये बन जाएगा साइन 15। और रही बात इसके बाहर कौन सा साइन लगेगा, तो वो चेक करने के लिए एक बार इस साइन कन्वेंशन, ये कार्टेशियन प्लेन पे आइए बगल में। इसमें आप देखेंगे हमें चेक करना है 180 से थोड़ा सा ज्यादा। आप ये देख रहे हैं 180 प्लस 15 लिखा है ना, ये 180 से ज्यादा। तो अगर 180 से ज्यादा पोजीशन पता लगाऊं तो ये है 180 और ये है 180 से थोड़ा सा ज्यादा। यानी किसके घर में आ गए आप, 10 के घर। आप 10 के हाउस में पहुंच गए, लेकिन आप वैल्यू साइन के निकाल रहे हैं, तो हमें पता लग गया कि बाहर एक माइनस है। बस दो ही बातें पता करनी पड़ेंगी भैया, कि फंक्शन का क्या होगा, साइन कौन सा लगेगा। एक बात पता करते हैं इन नियमों से जो मैंने यहाँ लिखे हैं, और एक बात पता करते हैं इस कन्वेंशन से जो मैंने यहाँ। एक अंतिम उदाहरण के साथ इसको खत्म करेंगे। अब ये माइनस साइन 15 की वैल्यू लगा के हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। रही बात साइन 15 कैसे निकलेगा, तो वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा तो आगे बढ़ने पर आप 15, 75, 36, 18, 22 एंड हाफ सभी वैल्यू निकालना सीख जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल इसको माइनस साइन 15 पे हम रोक दे रहे हैं। अभी हमारा टारगेट क्या जानते हैं आप, कि कोई भी वैल्यू निकालने के लिए मैं उस वैल्यू को एक्यूट बना के छोड़ दूं। अब यही एक्यूट वैल्यू अगर 30 आई होती तो मैं वैल्यू भी लिख देता, लेकिन 15 डिग्री पर अभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं हुआ है तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दूंगा, वो सही नहीं लगेगा, इसलिए अभी मैंने उसको साइन 15 पे छोड़, ठीक। एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपको इस बार कन्वर्ट करना है cos 240 डिग्री, ठीक है। अब cos 240 को जब आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप इसकी ब्रेकिंग करेंगे। ब्रेक करने के दो तरीके, एक तो आप लिखेंगे 180 प्लस 60, दूसरा लिख सकते हैं 360 माइनस 120। दोनों रास्तों से चले जाएंगे। पहले देखिए 240 को मैंने लिखा 180 प्लस 60। अब नियम नंबर 1, पहले आप पता कीजिए कि चेंज कैसे होगा फंक्शन। तो हम जानते हैं 180 प्लस को चेंज करना है। मैं इतने हिस्से को हाईलाइट कर देता हूं जो अगली लाइन में रिमूव होने, 180 और इसके आगे लिखा हुआ साइन गायब हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में कॉस कॉस ही रहेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला,
क्योंकि नियम नंबर 1 180 में नो चेंज, 180 में चेंज नहीं होता है कुछ भी, तो कॉस का कॉस रहा। और अब ये सवाल जो कॉस 180 प्लस 60 था बन गया कॉस 60। दूसरी और अंतिम चीज, इसके बाहर साइन कौन सा लगेगा वो भी चेक करना है। तो हम देखते हैं 180 प्लस थीटा किसका हाउस, 180 प्लस थीटा यानी 180 से थोड़ा सा आगे किसका घर है, तो 180 से थोड़ा सा आगे भैया 10 का घर है, बहुत खतरनाक घर है, तो कॉस को वहां पर एक नेगेटिव साइन, जिसका हाउस होता है बस उसी को प्लस मिलता, उन दो मेंबर्स को जो उस हाउस के मालिक है। टी माने 10 और साथ में उसका भाई कॉट, 10 और कॉट को इस घर में पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, बाकी सबको नहीं। यही वजह है कि बाहर के साइन को पता करने के लिए हम हाउस देखते हैं कि फंक्शन किस हाउस पे। ठीक, अब ये माइनस कॉस 60 का वैल्यू तो हमने टेबल से रटा हुआ है, तो ये माइनस। ठीक, कॉस 240 को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि कॉस 240 को आप नेक्स्ट लाइन में लिख देते कॉस 360 माइनस 120, थोड़ा लंबे मेथड से करते हैं। अब 360 के रूल क्या एक बार वो भी समझ लीजिए। 360 के ऊपर मैंने लिखा है डायरेक्ट रिमूव इट, रिमूव करने और नो चेंज में जमीन आसमान करे। जब मैं नो चेंज करता हूं तो आप लोग मेरी बात गौर कर रहे होंगे, मैं 180 के साथ साथ आगे का साइन भी गायब करता हूं, ऐसे ऐसे। लेकिन जब हम 360 को रिमूव करने की बात करेंगे तो हम केवल 360 को इलिमिनेट कर देंगे, यानी नेक्स्ट लाइन में हमारा स्टेटमेंट होगा कॉस माइनस 120। ये है रिमूव करना, और इससे पहले जो लगाया था वो नो चेंज। चलिए, तो ये cos माइनस 120 आ गया। अब cos माइनस 120 नेक्स्ट लाइन में कैसे चेंज होगा इसको समझिए। माइनस 120 का मतलब पहले समझते हैं। माइनस 120 मतलब एंगल को इधर को ले जाने के बजाय आपको रिवर्स में घुमाना है। अब जब आप रिवर्स में घूमते हैं तो सबसे पहले cos का हाउस है, cos के हाउस में cos को पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, तो जो cos माइनस 120 है वो नेक्स्ट लाइन में प्लस cos 120, यानी माइनस को रिमूव करने के भी लॉजिक। माइनस को रिमूव करने का फंडा क्या है, आप ये देखेंगे कि माइनस हाउस किसका है, तो वो तो आप रट ही लीजिए, माइनस हाउस हमेशा cos। कई बार बच्चे इसमें डाउट करते हैं, वो कहते हैं सर ये cos माइनस 120 लिखा था तो मैं रिवर्स में घूमते घूमते यहां तक पहुंच गया और मैंने देखा ये 10 का हाउस है तो मैंने माइनस दे दिया। नहीं, ऐसा ना करें। अभी पहले बस आप इस माइनस को इलिमिनेट कर रहे हैं, आपको इस 120 से कोई मतलब नहीं है। 120 के साथ जो चेंजेस करने वो मैं अगली लाइन में करूंगा। इस लाइन में मैंने केवल इस माइनस को इलिमिनेट करने की बात कही, तो माइनस को इलिमिनेट करने के लिए बस आप ये देखिए कि माइनस वाला हाउस इनिशिएट कौन करता है, कॉस करता है, तो कॉस का माइनस इलिमिनेट किया। अब रही बात 120 की, तो मैं इसके फिर टुकड़े करूंगा, ये बनेगा cos 90 प्लस 30। ठीक, और अब 90 वाले रूल लगाने के क्या नियम नंबर 1 है, सुनो। 90 डिग्री में साइन कॉस बन जाता है, टेन कॉट बन जाता है, सेक कोसेक बन जाता है। तो जो साइन और कॉस का एक्सचेंज होता है उस आधार पर अगली लाइन में अब मुझे कॉस को साइन लिख देना चाहिए। हम रिमूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं 90 और उसके आगे के साइन को। यहाँ पर एक अंतिम बात और बता दूं, जब हम 90 और 180 पर रूल लगाते हैं बच्चों, तो 180 के आगे लिखा हुआ ये जो साइन है ये भी साथ में इलिमिनेट, ये मैं हर बार जब इलिमिनेशन कर रहा हूं तो वैल्यू का भी कर रहा हूं और उसके आगे के साइन का भी कर रहा हूं। लेकिन जब 360 को रिमूव करते हैं तो केवल 360 को रिमूव करते हैं, साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं देते, साइन अपनी जगह इंटैक्ट। ठीक, तो अब ये बन गया cos 90 प्लस 30 और चेंजेस के हिसाब से cos को साइन बन जाना चाहिए, तो अगली लाइन में इसे लिखा जाएगा sin 30। ये मत पूछेगा 90 प्लस कहां गए, 90 प्लस के गायब होने की वजह से ही cos का साइन बन। और एक अंतिम चरण की इसके बाहर साइन कौन सा लगेगा ये पता करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं cos 90 से थोड़ा सा ज्यादा ये किस मकान, ये लिखा है 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा पढ़ूंगा मैं इसको, तो 90 प्लस थीटा मैं किसके हाउस में पहुंच गया, साइन के हाउस। अब मैं साइन के हाउस में खड़ा हूं, लेकिन जो फंक्शन हमने सॉल्व किया वो तो cos का है, तो इसको माइनस मिल, तो बाहर एक माइनस भी मिलेगा और अब वैल्यू लगाने पर ये माइनस हाफ, यानी कि cos 240 का वैल्यू माइनस हाफ होता है, चाहे आप 360 वाले रास्ते से निकालें या 180 वाले। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इन दो बातों का ध्यान रखें। पहली चीज फंक्शन कैसे चेंज हो इस पर फोकस करें, दूसरी चीज साइन कौन सा लगेगा बाहर वो इससे चेक कीजिए। तो इससे आप फंक्शन चेक करेंगे, इससे आप साइन। ठीक, तो ये कल के डिस्कशन को मैंने आगे बढ़ा दिया थोड़ी देर, एक दो एग्जाम्पल और दे दिए। इस डिस्कशन को मैं क्लोज करता हूं, अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला डिस्कशन है ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। अब ये टॉपिक मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम मोर फॉर कंपटीशन अदर टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जितना दिया हुआ है एनसीईआरटी में उससे पूरी ट्रिगोनोमेट्री कवर नहीं हो पाएगी। ये मुझे पता है कि हमको मोर फॉर कंपटीशन जब हम लेवल 2 पे पहुंचेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको और पढ़ेंगे। मुझे लगता है इस चैप्टर के बराबर लंबा कोई नहीं होगा जितने एडिशनल आर्टिकल इसमें आएंगे, क्योंकि जब एडिशनल पढ़ाऊंगा तो उसमें वो सभी बातें कवर कर दूंगा जो एनसीईआरटी नहीं बता। ठीक है ना, तो ग्राफ का डिटेल डिस्कशन हम
बाद में करेंगे और मुझे पता है उन जगहों पर मुझे ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो ये बात समझें कि ग्राफ में एक बार फिर पढ़ाऊंगा आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के, जब मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, अभी हम लोग चैप्टर 6 में है, 11th का चैप्टर, इसके खत्म होने के बाद हम 12th के चैप्टर में जाएंगे जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनको मैंने साथ रखा है क्योंकि इनका नेचर है। तो जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा ना, तो वहां इनवर्स के ग्राफ के साथ साथ फंक्शनल ग्राफ भी बन, यानी साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के पैरेलल हम साइन एक्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक बार एक जनरल आइडिया दे देता हूं कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं, क्योंकि ग्राफ से भी कई कई क्वेश्चंस, कई कई इक्वेशन सॉल्व होते। तो एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि जो फंडामेंटल ग्राफ है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के, वो कैसे, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस फटाफट बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला फंक्शन है fx इक्वल टू साइन एक्स, या कार्टेशियन प्लेन को समझने के लिए आप fx को y नाम दे दीजिए, तो y बराबर साइन एक्स कह लेते हैं। अब x को प्लॉट करेंगे x एक्सिस की तरफ और y को y एक्सिस की तरफ। फटाफट ग्राफ, ये बस ये मैंने बना दिया कार्टेशियन प्लेन। और अब स्टार्ट। भाई जो वैल्यूज हमने निकाली हैं 0 से 90 तक और जो बदलाव होते हैं उन सभी बातों को ध्यान में रख के जो प्लॉट साइन लेता है उसको एक बार समझें। हमने पढ़ा था कि कुछ फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। जब हमने 12th का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि कुछ फंक्शन पीरियोडिक होते हैं और ऐसे फंक्शंस में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे फंक्शन साइन और कॉस होते हैं जो कि पीरियोडिक होते हैं। तो अगर हम साइन एक्स में एक्स की वैल्यू को लगातार चेंज करें तो जो वैल्यूज आएंगी साइन एक्स की, एक बार 0 से लेकर 90 तक वैल्यूज को डॉट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2। एक बार एक काम करते हैं, 0 और कुछ पोजीशंस फिक्स कर लेते हैं पहले, या 0 मान लेते हैं, इसको π/2, यहाँ कहीं पर π/2, 0 ये π/2, इसको पाई डिफाइन कर लेते हैं, देन 3π/2 और 2π, इतना काफी रहेगा एक बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए। और नेगेटिव साइड -π/2 -π -3π/2 और -2, ठीक है ना। 0 पर साइन की वैल्यू 0 होगी, π/2 पाई, और इन सभी पे चाहिए हमको 0 से 90 तक सारी वैल्यू याद है। जो टेबल हमने बनाई है उसमें एक्यूट एंगल्स पर हमने किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकाले हैं, है ना। अक्षत भाई एडवांस की वीडियो तब आएंगी जब मेंस का एग्जाम निपट जाएगा, उसके बाद करेंगे। लास्ट ईयर में भी एडवांस की बहुत सारी वीडियो बनाई है, उनको अगर एडवांस की देखनी है तो पहले उनको देखो, 40-50 वीडियो बनाई है, उनमें सारे क्वेश्चंस एडवांस लेवल पे ही डिस्कशन किया था। इस बार एडवांस की वीडियो मैं अपने मन से रैंडम क्वेश्चंस लेके नहीं कराऊंगा। इस बार एडवांस की वीडियोस में हम लोग ना जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं उन पर डिस्कशन, बट अभी नहीं, अभी तो पूरा काम बस मेंस के लिए कर रहे हैं। और साथ में ये 11th 12th के जो बेसिक एनसीईआरटी वीडियोस हैं सब बनाता हुआ चल रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा बट अब इसको कंप्लीट करते हुए ही आगे बढ़ेंगे ना, फिर जो छूट जाता है एक्चुअल में वो रह, ठीक है ना। तो अब ये बन गया। देखिए अब कैसे ग्राफ प्लॉट होगा समझे, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर दिखा दी है। अब समझो जो वैल्यू हमको पता है एक बार उनको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। साइन 0 0, साइन 30 होता है 1/2, थोड़ा ऊपर आया, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 पे 1। अब एक बात समझे, अगर 1.57 को मैंने यहाँ बनाया है, π/2 का वैल्यू अगर आप अप्रोक्सीमेटली निकाले तो ये 1.57 आता है, अगर पाई को 3.14 माना जाए। तो अगर 1.57 के लिए हमने इतना बड़ा पार्ट लिया है तो 1 के लिए इतनी हाइट लेना ठीक है ना। तो यहाँ कहीं पर 1 मान करके अगर मैं एक प्लॉट खींचूं तो ऐसा ग्राफ में एक्सपेक्ट कर, ठीक है ना। और उसके बाद पाई तक ये ग्राफ डाउन आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ का नेचर है ना। अभी आप बिल्कुल इनके बेसिक कंपोजिशन को समझ लीजिए, बाद में जब आप सारी वैल्यू निकाल के इसको चेक करेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। ये साइन जो फंक्शन है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन, एक बार मैं इसको पूरा ड्रॉ कर लूं फिर हम इस पर बात करते हैं। कुछ इस तरह का ग्राफ ये रहता है, यानी कैसा नेचर है समझिए, क्योंकि ये पीरियोडिक है तो जब इसकी वैल्यूज निकाली जाएंगी तो 0 पे, पाई पे, 2π पे, -π पे और -2, ये 0 का, इन जगहों पर ये 0 देता है। बाकी जो अदर पोजीशंस है उस पर ये डिफरेंट वैल्यू। थोड़ा इसको भी सिमेट्री से बना, कुछ ऐसा है ना, इस तरह से मान, इन पॉइंट्स को थोड़ा दूर कर देते हैं, इसको मान लेते हैं -3π/2 और इसको -2, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक जैसे ही लूप बनते हैं, थोड़ा अप टू मार्क नहीं बन पा रहा बट ठीक है, उसको आप समझते हैं कि किस तरह का मैं बनाना चाहता हूँ। ये सारे लूप बिल्कुल एक जैसे हैं। ये जो बॉटम मैंने दिखाया है ये -1 पे दिखाया है बच्चों, और ये जो टॉप मैंने यहाँ पर दिखाया है इन दोनों ग्राफ का, ये 1 पे दिखा, बॉटम -1 पे है, इसको भी थोड़ा सा छोटा, क्योंकि ये हाइट भी एग्जैक्टली इतनी आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा अप्रोक्सीमेटली मान लो कि ये मैंने जो बनाया ये 1 से लेकर -1 के बीच में। मेरे 218 बन रहे हैं, ओके चलो अच्छी बात है, 218 बन रहे। तो मैथ्स में कितना स्कोर कर पाए हैं एक बार बताइए, मैथ्स में कितना स्कोर आया, इंडिविजुअल भी निकाला है, क्योंकि जिस हिसाब से और बच्चे रिव्यू दे रहे हैं लग रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली मैथ्स का थोड़ा डिफिकल्ट था पेपर। चलिए आप बताइए मैथ्स में कितना स्कोर हुआ एक बार लिखिए जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल बढ़ते भी जाते हैं। तो fx बराबर sin x, इसका प्लॉट बन गया ऐसा,
है ना, 0 पर 0, पाई पर 0, 2 पाई पर 0। अच्छा 59 मैथ्स में बन, चलिए ठीक है, इसका मतलब 14 to 15 क्वेश्चंस मैथ्स में किया आपने, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री से स्कोर किया। चलो अच्छा है बेटे, तो चलिए मैं बनाता हूँ, जल्दी से जल्दी बनाता हूँ। आप क्या कह रहे हैं, पहले एक स्ट्रेटजी वीडियो एडवांस के लिए ना, एडवांस के लिए स्ट्रेटजी वीडियो, चलिए तो मैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी बना, एक काम करूंगा किसी दिन 7:30 पे मेन शेड्यूल करने से पहले एक छोटा सा वीडियो हम लोग पूरा मतलब स्टेट्स के साथ बनाऊंगा, फिर पूरा डाटा बताते हुए कि भाई क्या चीज कितनी वेटेज देगी और कितना किस चीज को फोकस किया जाना चाहिए, उसका पूरा डिटेल एक बार एनालाइज कर लूं, 1-2 दिन के अंदर बनते। उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा 10 मिनट का, ताकि वो क्लास के वीडियो को डिस्प्ले, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़े फिलहाल, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये ग्राफ बन गया एफ एक्स बराबर साइन एक्स का, ठीक। 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, -2 पाई पे और -पाई पे, इन जगहों पे ये 0 होता है। 90 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देता है पॉजिटिव में, और 3 पाई बाय 2 पे निगेटिव में टॉप देता है माइनस। पॉजिटिव टॉप से मेरा मतलब है ऊपर की तरफ, नेगेटिव टॉप से मेरा मतलब है नीचे, ठीक है ना। तो ऐसा बेसिक प्लॉट होता है साइन एक्स। जब आप साइन एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से ये बनता है। और जो लूप मैंने आपको एक लूप ये दिखाया है, इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं और कैसा बनेगा तो सेम लूप रिवाइज होता है, इसीलिए इसको पीरियोडिक, मतलब ये पीरियोडिक इसीलिए है क्योंकि एक इंटरवल तक अपने को जैसा ग्राफ ये दे देता है उसी लूप को बार बार रिकॉल। तो जो ग्राफ मैंने अभी आपके सामने बनाया ये साइन एक्स, ठीक है ना। अच्छा अगला दूसरा ग्राफ देखिए, सेकंड ग्राफ पे बात करते हैं। सेकंड ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू कॉस। ये सब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे ना, तो साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स के ग्राफ को एक दूसरे के आमने सामने रख के पढ़ेंगे, उस समय आप और ज्यादा क्लैरिटी से इन बातों पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि उस समय फंक्शंस पे और भी बाउंडेशंस लगा के उसका डिस्कस। अभी फिलहाल बस मैं एक रफ प्लॉट बना के आपको दिखा रहा हूं कि जब कभी आप रफली किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा डिजाइन होता है अप्रोक्सीमेटली ना। तो ये उसका अप्रोक्स ग्राफ साइन एक्स का आपके सामने है। जब आप एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसे ड्रॉ होगा, देखिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन, ये 0, पहले वो सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ, 0 के बाद पाई बाय 2, देन पाई, और इस तरफ -पाई/2 और -पाई, इतना ही बना देता हूँ। इतना भी बहुत है, जो बनाऊंगा उसी को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। या थोड़ा और चलिए और बना देता हूँ, 3 पाई/2, 2 पाई तक बना देता हूँ, क्योंकि एक और पॉइंट है जो इसके आगे की वैल्यूज से समझाया जाए, -3 पाई/2 और फाइनली होगा -2 पाई, ठीक है ना। अब सुनो, 0 पर कॉस की वैल्यू 1 होती है बच्चों, आपको पता है कॉस 0 1 होता है, तो ये वैल्यू है 1.57, तो 1 की हाइट मुझे करीबन इतनी रख, इतना ठीक है, इतना नीचे तरफ ठीक है, यहाँ कहीं पर पहले ही 1 लिख देता हूँ ताकि जब ग्राफ बनाए तो मुझे पता हो कि इस बाउंड्री को पार नहीं कर, ठीक है ना। अब ये मेरी लोअर पोजीशन है, इससे मुझे ऊपर रहना है, और ये मेरी अपर बाउंड्री है, इससे मुझे नीचे, ठीक है। इनके बीच में ही बने, क्यों बनेगा, क्योंकि साइन कॉस की वैल्यू फिक्स है, वो 1 और -1 के बीच, ठीक है ना। सर आपसे क्वेश्चन रिलेटेड डाउट कैसे पूछ सकते हैं, बेटे कमेंट में लिखो, और क्या कमेंट में लिख के भेजो, है ना। जो भी क्वेश्चन है कमेंट में लिख के भेजो। अगर क्वेश्चन जो सीट में देता हूँ उससे रिलेटेड है तो फिर क्वेश्चन नंबर बता के उसके आगे अपना डाउट लिख दो, ताकि मुझको पता लग जाए कि हाँ ये डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो वो मेरे को पहुंच जाएगा। या अपना कोई पर्टिकुलर डाउट पूछना चाहते हैं तो उसको एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज बना के बताओ। जैसे पहले एक इंट्रोडक्शन दे दो ना कि भाई इंटीग्रेशन के फला केसेस में आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, एक आइडिया क्रिएट कर दो पहले, और उस आइडिया के आगे फिर लिखो कि अब आपको इस पूरे कैलकुलेशंस में कहां पर डाउट, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। चलिए अब 1 और -1 के बीच में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, देखो cos 0 1 होता है, तो यानी कि एक पॉइंट मुझे यहां पर मिलेगा, cos 90 0, cos -90 भी 0, cos पाई पर वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो यहां से नीचे को चला जाता हूं, -1 पे आ गए, और cos -पाई पे भी -1, फिर 3 पाई/2 पे 0, जहां जहां 0 का मैंने डॉट लगा दी है, जहां जहां 1 होगा उसको। अब अगर इन सारे पॉइंट को मिला के ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, एक बार देखिए आप लोग, बड़ा बढ़िया सा ग्राफ बनता है cos का, बिल्कुल साइन के ही ग्राफ का लुक है इसमें, शिफ्टिंग के अलावा इसमें और साइन में कोई, इस ग्राफ को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे साइन का ही ग्राफ अपनी लोकेशन से शिफ्ट हो गया है, बिल्कुल सही बात है। साइन का ग्राफ अगर यहाँ पर गौर करें, मैं एक बार चेंज करके फिर वापस लौटा लूंगा, यहाँ पर गौर करें, अगर इस वाई एक्सिस को मैंने यहाँ से खिसका के यहाँ शिफ्ट कर दिया होता, गौर करिए इधर समझिए बात, और ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं इन नंबर्स को चेंज कर दिया, अगर मैंने इस ग्राफ को यहाँ से खिसका के यहाँ पर ला दिया होता और ये 0 को इस जगह से हटा के यहाँ पर लिख दिया होता, तो भाई साहब ये जो ग्राफ आपने देखा साइन का, ये कॉस का जैसा दिखने, तो बिल्कुल समझने की कोशिश करें, केवल शिफ्टिंग ही बस है, साइन और कॉस के ग्राफ में एक शिफ्टिंग है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जिस पॉइंट पर साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है 1, वहां पर कॉस 0 देता है, और जहां कॉस मैक्सिमम देता है
वहां साइन अपनी 0, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे। ये आपका ग्राफ, ठीक है ना, इस तरह से इसको प्लॉट। तो ये है आपका fx बराबर cos x का ग्राफ, ये है fx बराबर sin x का ग्राफ। तो sin x का ग्राफ ये हो गया, cos x का ग्राफ, ठीक। दो ग्राफ ये हो गया। तीसरे ग्राफ में आइए, अगर fx बराबर tan x का ग्राफ बनाए, थर्ड ग्राफ है fx इक्वल टू 10, fx इक्वल टू 10x। अब fx इक्वल टू 10x का जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, देखें एक बार पहले एक्सेस बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा ओरिजिन 0, इसके बाद ये 90 के बाद पाई, फिर 3 पाई बाय 2 पाई। इसमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। 10 का ग्राफ बड़ा खास ग्राफ है, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2 और माइनस 2 पाई। ये आपके 10 के ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ सेम स्केलिंग पे। अब कैसे बनेगा देखिए, 10 ऐसा पहला फंक्शन अभी आया है हमारे डिस्कशन में जो इनफाइनाइट वैल्यू तक जाए। अगर मैं एक बार उस टेबल को वापस आपके सामने लाऊं जो हमने 1-2 क्लास पहले डिस्कस की थी, तो आप उसको देखें एक बार। एक सेकंड मुझे दीजिए। ये है टेबल, आप देख सकते हैं कि इस टेबल में 10 वो सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है जो अपनी वैल्यूज में इनफाइनाइट को इंक्लूड रखता है। और उसके बाद तो फिर लाइन लग जाती है, कोसेक, सेक और कॉट सभी इनफाइनाइट को रखते हैं। यानी अब आप उन प्रकार के ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे पहुंच गए हैं जिनमें इन्फिनिटी भी एक वैल्यू के रूप। तो जब इनफाइनाइट भी एक वैल्यू के रूप में आता है तब सिचुएशन में क्या चेंजेस आएंगे, एक बार उसको समझिए। कैसा ग्राफ प्लॉट होगा एक बार उसको जाने। पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, सारी बाउंड्रीज बना दे रहा हूँ ताकि मैं सुंदर ग्राफ दिखा पाऊँ आप लोग। एक लाइन यहाँ पाई बाय 2 से बना लीजिए, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। एक लाइन ये पाई बाय 2 पे बना लीजिए, एक लाइन पाई पे बना लीजिए, एक लाइन 3 पाई पे, एक लाइन 2, ठीक। यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 पे, माइनस पाई पे, माइनस 3 पाई बाय 2 पे, माइनस 2 पाई पे लीजिए। ये मैंने सारी लाइंस क्रिएट कर दी हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा पहले सिस्टमेटिक कर दूं ताकि हम इस पर डिस्कशन आगे बढ़ा सके। एक लाइन का मूव क्यों नहीं कर, ये लाइन यहाँ होनी चाहिए, ये ठीक है। और इस वाली लाइन को यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जितना परफेक्ट हो सकता है उतना परफेक्ट बना लेते हैं। ये बना दिया और ये लास्ट लाइन, ठीक है ना। ये आपकी पूरी लाइनें बन गई। अब आपको क्या करना है, इस पूरे सिस्टम में ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमको मालूम है 10 0 का वैल्यू 0 होता है और 10 90 इन्फिनिटी। तो जब ग्राफ प्लॉट होगा तो कुछ इस तरह से मूव करता हुआ जाएगा इनफाइनाइट, ये देखिए ऐसा इस तरह से। और ये ग्राफ ऊपर जाके फिर इनफाइनाइट में मिल जाएगा। इस लाइन पे पैरेलल रखूंगा, हमेशा टच नहीं कराऊंगा। ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 10 की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव क्वाड्रेंट, क्योंकि कॉस का है वो क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद सुनिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज। 90 पर ये पॉजिटिव साइड जा रहा है ऊपर को, इधर कहीं पर। जैसे ही आप 90 को पार करके 91 पे आएंगे, ये नीचे इस डायरेक्शन में कहीं से निकलता हुआ आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा। 180 पे 0 होके फिर ये ऊपर। तो अगला जो लूप बनेगा बिल्कुल इसी लूप का रिप्लिका हो जाएगा, यानी नेगेटिव इनफाइनाइट से आते हुए पाई को पार करते हुए फिर चला जाएगा 3 पाई बाय 2 को ऐसे। और फिर अगली बार फिर इसी प्रकार का पैटर्न फिर फॉलो करेगा। फिर यहाँ से निकलेगा और 2 पाई को पार करके फिर से ऊपर की तरफ, मतलब इस तरह के पैटर्न देता चला जाएगा। नेगेटिव साइड भी इसी तरह का बना देता हूँ। देखिए ये नेगेटिव में यहाँ पर गायब हुआ, ये ग्राफ यहाँ पर लुप्त हुआ इन नेगेटिव इनफाइनाइट में। और अगला चरण इसका दिखाई देगा आपको, ऐसे ही गायब होता रहेगा। ये माइनस पाई पे गया, फिर ये डाउन साइड गया ऐसे, और उसके बाद यहाँ से गायब होकर फिर यहाँ हो जाएगा और ऐसे, मतलब ऐसे लाइन बनते रहेंगे। इस तरह के प्लॉट बनते रहेंगे। ये 10x का ग्राफ। ये ग्राफ देख के आपको एक बहुत खास बात समझनी चाहिए। पहले मैं उस पर एक बार डिस्कशन कर लूं। एक मिनट, ये पहला वाला पार्ट जो सबसे सुंदर होना चाहिए था इसको मैं दोबारा बना, थोड़ा अजीब सा बना था। ये अब ये पूरा ग्राफ आपका 10 का ग्राफ आपके सामने है। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन से। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन क्योंकि ग्राफ आप लोगों को बताया नहीं था तो उस पर मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो ग्राफ आपके सामने बना, इसमें एक खास बात देखें, यहाँ पर 90 वैल्यू आते ही 10 इनफाइनाइट पर चला जा रहा है। और भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर 10 इनफाइनाइट हो रहा है। जैसे 90 वाली लाइन पे देखिए 10 अनसर्टेन है, बिल्कुल अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों कहते हैं उसका रीजन समझिए। अगर आप गौर से देखें तो 90 से अगर आप थोड़ा सा पीछे को चले जाएं 89 पे, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। और अगर आप 90 से जरा सा आगे चले जाएं तो ये नेगेटिव से आ जा रहा है। और सुनिए, इसके अलावा 90 का 3 पाई बाय 2 पे, अगर 3 पाई बाय 2 270 से थोड़ा सा पीछे जाएं, माने आप 269 पे आ गए, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है। और अगर आप 270 को पार करके 271 पे चले गए तो ये बात बिल्कुल क्लियरली समझें कि कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जहां पर 10 का नेचर अनसर्टेन है। उन वैल्यू को मैं इस डायग्राम में सर्किल कर रहा हूं। -3 पाई बाय 2, -पाई बाय 2, +पाई बाय 2, +3 पाई बाय 2, ये सब ऐसी वैल्यू हैं जिस पर 10 की वैल्यू अनसर्टेन, मतलब 10 थोड़ा सा लेफ्ट जाने पर अलग परफॉर्म कर रहा है, राइट जाने पर अलग पर। तो इसीलिए जब 1090 के बारे में पूछा जाता है कि 1090 की वैल्यू क्या है, तो हम उसको अनडिफाइंड, हम क्या देते हैं, वो अनडिफाइंड। यही वजह है कि जब कल मैंने एक सवाल आप लोगों को कराया था, अब ग्राफ आज बता रहा हूं इसलिए उस पर मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की, वैल्यू निकाल के छोड़ दी। यहाँ पर आप गौर करें, जब मैंने कल 10 630 की वैल्यू निकाली थी तो इसके मैंने दो आंसर निकाले थे, एक माइनस इन्फिनिटी
और एक प्लस। तो यहाँ पर बच्चों के दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी कि तो अलग अलग आंसर कैसे आ गए एक ही टर्म के, तो उसका कारण था एक्चुअल में 10 6 30 भी ऑकवर्ड 10 की वैल्यूज में से एक है। जैसे 90 270 ऐसी वैल्यू है जहां पर 10 अनडिफाइंड है, ठीक उसी तरीके से 630 पर भी 10 अनडिफाइंड। अब वहां पर ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए थी कि सर एक मेथड से आपका 10 630 माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, एक से प्लस इन्फिनिटी। तो इसके बारे में मैंने कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपको उस समय ग्राफ का नॉलेज है, इस पॉइंट को मैंने बचा के रखा हुआ। आज जो मैंने ग्राफ बना दिया उस पर मैं समझाता हूं। देखिए, जब मैंने 10 630 की वैल्यू 360 और अगेन 270 को 360 माइनस 90 करके निकाली तो वो माइनस इन्फिनिटी आई। लेकिन जब मैंने इसकी वैल्यू 360 प्लस 270 और 270 को 180 प्लस 90 में तोड़ के निकाली तो ये प्लस इन्फिनिटी आई। इसका रीजन है एक्चुअल में, अगर आप 10 630 को ध्यान से देखें, 10 630 को इस ग्राफ में आप देखें, ये है आपका 2 पाई यानी 360। अब एक पल के लिए मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये आपका 630, ऐसा इमेजिन कर लीजिए आप। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर हाईलाइटर से लिख देता हूँ, आप समझे। मान लीजिए ये जगह 2 पाई है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है और ये एग्जैक्टली 630 डिग्री की जगह, ठीक है। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए बस, क्योंकि अब मेरे पास इस कॉपी में और आगे जगह नहीं है। अगर मैं इसको 2 पाई मानने के बाद यहाँ 3 पाई 4 पाई बनाऊं तो आगे स्पेस कम पड़ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक पल के लिए आप इमेजिन कर लीजिए कि जो जीरो लिखा है वो 2 पाई, मतलब मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूँ। आप ये मान लीजिए ओरिजिन यहाँ कहीं चला गया है, तो जो जीरो वाली जगह थी वो 2 पाई हो गया है, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया है। 3 पाई और 4 पाई के बीच में एग्जैक्टली 630, क्योंकि 630 की जो वैल्यू आई वो 720 और 540 के बीचों बीच होगी। अब देखिए, जब मैंने 630 की वैल्यू निकाली थी राइट साइड से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर, तो वो माइनस इन्फिनिटी आया, और जब मैंने उसको 180 प्लस 90 करके सॉल्व किया तो वो इस डायरेक्शन से आया। तो ये कितना इंटरेस्टिंग था कि जब हमने 630 की वैल्यू निकाली थी तो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में टेंड करने पर वो ये वाला आंसर आया, है ना। और जब मैंने 180 प्लस 90 लिख के इस डायरेक्शन से उसको सॉल्व किया था तो वो ये वाला आंसर आया। क्योंकि 10 630 की वैल्यू अनडिफाइंड है, इसीलिए डेफिनेटली वो दो वैल्यूज के बीच में रहेगी, है ना। वो वैल्यू अगर आप राइट डायरेक्शन से बैकवर्ड तरफ देखेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू नजर आएगी, और जब आप यहाँ से पीछे को आएंगे तो वो वैल्यू ये वाली। यही वजह है कि जो कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, जिन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाते, अनडिफाइंड कहे जाते हैं, उनका यही वजह है कि कई राइटर इन्फिनिटी का साइन बनाने की बजाय अनडिफाइंड लिखना ये बताता है कि भाई फंक्शन इस पॉइंट पर क्रिटिकल बिहेवियर दिखा रहा है। अगर हम उस पर्टिकुलर वैल्यू से जरा सा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं तो आंसर कुछ और आ जा रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है, और जरा सा उससे हम आगे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं तो वो नेगेटिव। तो ऐसे केस में हम लोग उसको इनफाइनाइट कहने के बजाय अनडिफाइंड कहना ज्यादा पसंद। अनडिफाइंड बोलने का मतलब मैथमेटिक्स में यही होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रखने पर आउटकम इन्फिनिटी आ जा रहा है, यानी आप उसको नहीं बता पा रहे, तो आप क्या करते हैं, उससे थोड़ा छोटी और बड़ी वैल्यू रख के चेक कर। तो 10 का नेचर भी ऐसा ही है बच्चों। अगर 90 से थोड़ा सा पीछे को जाओगे तो आपको लगेगा 10 एक पॉजिटिव वैल्यू देने वाला फंक्शन, लेकिन अगर आप 91 पे चले जाओगे तो वही 10 नेगेटिव बन जाए। तो ये कितनी तेजी से स्विच कर रहा है, और इसी वजह से हमें ये कहना पड़ेगा कि 90 पर 10 अनडिफाइंड। इसीलिए कल 630 पे जब 10 की वैल्यू निकाली थी तो एक मेथड से माइनस इन्फिनिटी आया, एक से प्लस है। ये बात बिल्कुल याद रखें, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अलग अलग चीज होती है ना, दोनों अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन जो फंक्शन अनडिफाइंड होते हैं वो अपने अनडिफाइंड पॉइंट पर इस तरह का बिहेवियर दिखा, ठीक है ना। फिर ये भी देखना पड़ता है कि वो किस डायरेक्शन से वैल्यू को एलएचएस से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 का ग्राफ हो गया। अगले ग्राफ की तरफ आइए, फोर्थ ग्राफ कॉट का ग्राफ। fx इक्वल टू कॉट एक्स को बना लेते हैं एक बार। सारे ग्राफिक एक बार बनाने पड़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चन में जाने से पहले ये मालूम हो भाई इसका ग्राफ ऐसा बनता है, उसका ऐसा। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा के बीच में या ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंट के बीच में केवल ग्राफिकल तरीके से सॉल्व किए जा सकते। ऐसे क्वेश्चन को आप अलजेब्रिकली या इक्वेशंस बना के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए ग्राफ का जानना बहुत, इसीलिए सारे ग्राफ से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। इससे पहले जब मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ाया तो वहां पर भी कई प्रकार के ग्राफ पढ़ाए थे। ट्रिगोनोमेट्री को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे मालूम था जल्द ही ट्रिगोनोमेट्री का पूरा चैप्टर आने वाला है, तो जो फंक्शन अपने कंप्लीट चैप्टर के साथ आने वाले थे उन्हें मैंने लीव किया था। बाकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन और जितने भी थे बेसिक वाले, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ये सारे फंक्शन में पहले। तो अगर आप पास्ट वीडियोस देखते हैं तो लगभग सारे फंक्शन में पहले ही क्लियर करा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में मैंने सभी चैप्टर्स को अब सेपरेट बांट, यानी अब हर चैप्टर के मैंने अलग वीडियो की लिस्ट बना दी है। तो अब बच्चा जिस चैप्टर को डिस्कस करना चाहता है उसके वीडियो क्लियर। चलिए, अब fx बराबर cot x में ये मैंने पूरा प्लेन बनाया आपका। पहले मैं इसमें वैल्यूज दिखा देता हूँ। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2, ये 2 पाई तक ही ले लेते हैं, एक साइकिल पूरा हो जाएगा। यहाँ -π/2, -π, -3π/2 और -2, ठीक है ना।
अब कैसे बनेगा ग्राफ, देखिए जरा सा ग्राफ कैसे बनेगा कॉट का। कॉट 0 पे अनडिफाइंड होता है, कॉट का नेचर बिल्कुल 10 से अलग है। ये 0 पर अनडिफाइंड होगा, पाई पे अनडिफाइंड होगा, 2 पाई पे अनडिफाइंड होगा, माइनस पाई पे अनडिफाइंड होगा, 2 पाई माइनस, है ना। अच्छा, अब 0 पे अनडिफाइंड होगा, 90 पे कितना होगा भैया, 90 पे। 0 पे अनडिफाइंड होगा, 90 पे 0, ठीक। और जैसे 10 की वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है, 0 फिर 30 पे 1/√3, फिर 1 फिर √3, फिर इसका उल्टा है, ये 0 पर तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी चला, और जैसे ही 0 से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर ये √3, 10 30 पे 1/√3 होता है, cot 30 पे √3 हो, उसके बाद 1 होगा, फिर 90 आते आते 0 हो जाएगा। तो कैसा ग्राफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर ऐसा आएगा, और इसके बाद बिल्कुल 10 के जैसा बिहेवियर भैया, 90 के बाद पलट के नीचे। ये काम करते हैं, पहले लाइनिंग ही खींच लेते हैं, नहीं तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। मैं पहले फटाफट लाइनें खींच देता हूँ, फिर हम ग्राफ को सिंपली, ये बाउंड्रीज बनी रहती हैं तो ग्राफ थोड़ा सा अच्छा बना। बस 1 सेकेंड और लगेगा, ये पूरा काम है। यहाँ तो सब लाइनें लगभग सही बनी है, इस साइड इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करो, इसको थोड़ा सा राइट ले जाओ, बस अब ये ठीक। कैसा ग्राफ बनेगा एक बार समझें। सबसे पहला प्लॉट 0 पे इन्फिनिटी भैया, नीचे आते आते 90 पे 0 को छू के पार निकल गया, पाई पे दोबारा माइनस इन्फिनिटी की, और फिर प्लस इन्फिनिटी से होगा 3π/2 पे 0 के, ये चल बैक साइड भी आई है इसी प्रकार से, यहाँ से भी इसी तरीके से आएगा। देखिए ये आया आपका -π/2 पे 0 पे गया, और ये, और इधर से भी ऐसे ही आया, ये डाउन गया, ये ऐसा ग्राफ बनेगा कॉट का, बिल्कुल 10 के जैसा है, बस फेज पलट गया है। जैसे दो लोग डांस कर रहे हो, एक की कमर इधर को झुकी है, एक की उधर को झुकी है, ऐसा वाला फीलिंग दे रहा है, ठीक है ना, थोड़ा उधर को शिफ्ट हुआ है। तो ये आपका कॉट का बिल्कुल 10 जैसा नेचर है, 0 पर बिल्कुल अनडिफाइंड ही कहा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के बाद अगर आप 1 डिग्री की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव आउटकम देने लगे, और 0 से जरा सा पीछे आप जाएंगे तो नेगेटिव आउट, यानी 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर ये अनडिफाइंड। यानी जब आप इसका डोमेन डिफाइन करेंगे, आपसे लोग बोलेंगे कि भाई इसका डोमेन बताइए, हम क्या क्या रख सकते हैं एक्स की जगह पे इस फंक्शन में, तो आपको बताना पड़ेगा कि महोदय आप एक्स की जगह इसके डोमेन में आप क्या क्या अलाउ करेंगे। तो आप बताएंगे कि सर डोमेन जब आप इसका रखेंगे तो इट विल कंटेन ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट द मल्टीपल ऑफ पाई, n पाई को छोड़ के, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर, आप जो रखना चाहे आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि कोई भी रियल नंबर परमिसिबल है एक्सेप्ट द मल्टीपल्स ऑफ पाई, उनको छोड़ दे। ऐसे ही जब आप 10 को डिफाइन करते तो डोमेन के रूप में 10 को क्या देते बताइए, आप इसके डोमेन में क्या लिखते, आप बोलते ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द मल्टीपल ऑफ π/2, 3π/2 को कॉमन फॉर्मेट में लिख देता हूँ 2n + 1 π/2। एक बार देखने दीजिए मुझे, अगर मैं इनको 0 लगाऊंगा तो π/2 आएगा, 1 लगाऊंगा तो 3π/2, बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी लिख देता हूँ कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लगाना चाहें सब है, तभी मैंने इंटीजर लिखा है, नहीं तो मैं पॉजिटिव इंटीजर लिखता। रही बात साइन कॉस की, तो इनसे मत पूछिए, तो क्रांतिकारी है। ये डोमेन सारे रियल नंबर रख सकता है, इसको कोई तकलीफ नहीं है कहीं से कहीं, और इसके डोमेन में सारे रियल नंबर है, इसको कोई दिक्कत। तो साइन और कॉस के फंक्शन में हर वैल्यू रखी जा सकती है रियल। 2n + 1 π/2 लैंग्वेज में कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। कॉट जो है वो n पाई के मल्टीपल को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ये अनडिफाइंड, ठीक है ना। पांचवें फंक्शन पे आइए, पांचवा फंक्शन है fx = कोसेक, ठीक है ना। अब कोसेक एक्स का जब ग्राफ बनेगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोसेक एक्स का ग्राफ बिल्कुल साइन के ग्राफ को समझ के बनाना पड़ेगा। एक बार मैं कोसेक का ग्राफ बना देखिए, कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए एक बार प्लेन बना लेते हैं। ये लीजिए, माना ये हमारा थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा इसके लिए, तो एक काम करते हैं, स्केलिंग को थोड़ा सा सिकोड़ लूंगा। ध्यान दीजिए, ये 0 π/2 पाई, 3π/2 एंड 2 पाई इस तरफ, और -π/2 पाई, -3π/2 और -2 पाई, ठीक। अब एक बात बताइए, अगर मैंने 1.57 इतना बनाया है, π/2 माने 1.57 हो, तो 1.5 अगर इतना है लगभग, तो 1 होना चाहिए केवल इतना। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसमें फट से साइन का ग्राफ बना दे रहा हूँ, जो आपको उसके बाद डिस्कस किया। यहाँ कहीं पर मैं 1 और यहाँ कहीं पर -1 लिख देता हूँ। अब पहले मैं इसकी बाउंड्री सेट कर देता हूँ, इस ज्यादा छोटा हो गया ना, ये रुको, कुछ ज्यादा ही छोटा, ठीक है, वैसे इतना ही होना चाहिए। अगर 1.5 इतना बना रहे हो तो 1 इतना ही तो होगा, इससे ज्यादा। तो एक लाइन, ये मेरी सीमा रेखा है, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, और ये मेरी डाउन साइड सीमा रेखा, इससे नीचे में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब साइन का जो ग्राफ मैं बनाऊंगा वो इसके बीच में बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा देखिए, 0 पे 0, 90 पे टॉप किया, उसके बाद 180 पे खत्म, 3π/2 पे मैक्सिमम, 2 पाई पे 0, और इस तरफ भी -π/2 पे टॉप किया, नेगेटिव डायरेक्शन है, पाई पे खत्म, 3π/2 पे टॉप किया, और ये देखो, ये बनाया मैंने साइन का ग्राफ। क्यों बनाया
साइन का ग्राफ मालूम, क्योंकि साइन के ग्राफ के दम पे ही कोसेक का ग्राफ करिए। बहुत सिंपल है कोसेक के ग्राफ को समझना, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल हो। अब इसको बना के मुझे बेनिफिट क्या हुआ एक बार आपको दिखाने के लिए ना, मैं कुछ लाइंस खींचूंगा बीच में ब्लैक पेन से। उसको देखिए आप पहले एक लाइन में पाई पे खींच रहा हूँ, एक लाइन दो लाइन है इस तरफ, एक लाइन माइनस पाई पे खींचूंगा, एक लाइन खींचूंगा -2। बस एक लाइन में थोड़ा ठीक कर लूं मैं बस। उसके बाद इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए 2 पाई की लाइन हो गई, ये पाई की लाइन हो गई और ये 2 पाई की। ठीक, अब देखिए कोसेक का ग्राफ कैसा बनेगा समझिए। ये जो साइन का टुकड़ा आप देख रहे हैं इस ग्राफ में, ये 0 से पाई के बीच में ऐसा है ना, तो अगर कोसेक इसका रेसिप्रोकल है तो समझिए 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, इन्फिनिटी। और जो ये 1 आ रहा है, 1 का रेसिप्रोकल 1 और फिर 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। तो बच्चों जो ग्राफ ऐसा बना है, अगर मैं ये ग्राफ में वैल्यूज क्या है एक बार आप सुनिएगा। ये 0 से लेकर पाई तक वैल्यू ऐसे बदलती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर उसके बाद आता है 1 के बाद ये घटना शुरू हो जाती है, √3/2, 1/√2, 1/2। और ये मैंने 0 से 180 तक का साइन का पूरा फिल्म आपके सामने बना। अब मैं इनको पलटा के कोसेक की पिक्चर दिखाता हूँ। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, इसका 2/√3, 1 का 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2 और इसका इन्फिनिटी। यानी गेम इन्फिनिटी से शुरू होगा, 1 तक गिरेगा, फिर 1 से उठ के फिर इन्फिनिटी तक जाएगा, ये कोसेक। और अब इस कहानी को सीखने के बाद जब मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, रेड पेन से देखिए, गया इन्फिनिटी तक, ये 1 को छुआ और ये, ठीक है ना। तो अगर साइन का ग्राफ एक बच्चा समझ लेना तो उसी के ऊपर कोसेक का ग्राफ इस तरीके से बनाओ कि वो 1 पर उसको छू ले, क्योंकि साइन और कोसेक बस 1 पे मिलते हैं। साइन 91, कोसेक बस, और कहीं इनके ऐसे ही जो दूसरा लूप है इसका उल्टा लूप नीचे तरफ बना दो, बस 1 पे इनकी मुलाकात दिखा दो एक बार यहाँ पर। ये दोनों ग्राफ यहाँ पर मिलेंगे बस, और ऐसे ही इस तरफ भी बनाइए, इसका उल्टा यहाँ पर ऐसा बन जाएगा और इस वाले लूप का उल्टा ऐसे। तो ये है कोसेक का ग्राफ, बिल्कुल साइन के ग्राफ को देख के उसी की तरह, ठीक है ना। कोसेक पे क्या क्या, अगर माना डोमेन कोई मांग ले तो क्या बोलेंगे, अब इसका भी डोमेन बता दीजिए जब सबका बता रहे हैं तो। इसके डोमेन में सारे रियल नंबर एक्सेप्ट कौन कौन नहीं आएंगे भाई, 0 पाई ये सब नहीं, एक्सेप्ट n फॉर एवरी n बिल, मतलब 0 पाई 2 पाई ये निषेध है, क्योंकि इन पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी होने में बुराई नहीं होती है, लेकिन जब आप 0 के थोड़ा लेफ्ट राइट जाके देखेंगे तो क्या खराबी होगी। देखो 0 के इस तरफ आप आए, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और जरा 0 के उस तरफ चले गए, नेगेटिव देने लग रहा है, ये और बड़ी बुराई। ये इन्फिनिटी आने से भी बड़ी बुराई है कि लेफ्ट में जाओ कुछ और पिक्चर दिखा रहा है, राइट में कुछ और पिक्चर, ये ज्यादा बड़ी, जिसकी वजह से अनडिफाइंड बोलना पड़ा, ठीक है ना। ये आ गया आपका f(x) बराबर कोसेक x। अगला ग्राफ है छठवां और अंतिम ग्राफ, f(x) बराबर सेक। और मैं जानता हूं बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे कोसेक का बनाया साइन के रेप्लिका के रूप में, वैसे ही आपको पता है मैं सेक का बनाऊंगा कॉस के रेप्लिका में। बहुत तेजी से बना देता हूँ, ध्यान दीजिए। 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और 2 पाई ये वैल्यू पॉजिटिव साइड, और -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 -2 पाई नेगेटिव साइड। अब देखो ये जो ग्राफ बनेगा पहले कॉस का बनाते हैं, ठीक है ना। कॉस का ग्राफ बनाने के लिए अगर मैंने इसको 1.57 माना तो 1 इतना ले लेते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। ये मैं एक्यूरेट पिक्चर लेने की कोशिश इसीलिए करता हूँ बच्चों नंबर की, ताकि एक रियलिस्टिक ग्राफ माइंड। कई बार बच्चे ऐसा बना देते हैं, हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी दूसरे सवाल में माइंड मेकअप करते समय, जैसे बच्चे ग्राफ ऐसा बना, इसको 0 लिख देंगे, इसको पाई और इसको 1। अब क्या होना, उससे क्या होता है, उनके अपने दिमाग का पिक्चर खराब होता है। उनको पिक्चर खराब क्या होता है, इतने बड़े को तुम 1 समझ रहे हो, इसको 3.14 समझ रहे हो, फिर तुम्हारे दिमाग में साइन का पिक्चर एक काफी मतलब बहुत बड़े बड़े लूप जैसा बनता है। बाद में आपको कोई बताता है कि अरे यार साइन का ग्राफ तो ऐसा ऐसा बनना था, छोटा छोटा, है ना। तो इसीलिए जो एक्यूरेट डाटा है उससे कम से कम थोड़ा बहुत मैचिंग, ताकि बिल्कुल सही पिक्चर माइंड में डिप, ठीक है ना। इससे क्या होता है, सही पिक्चर बनने से क्या होता है, कई बार नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने में हेल्प, कम टाइम, ठीक। अब यहाँ पर देखो जैसे क्या करेंगे, जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ बनता है कॉस का, एक बार उसको रफली बना देता हूँ। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है भैया, फिर पाई पे फिर से ये टॉप करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, 3 पाई पे 0 होकर 2 पाई पे टॉप, और नेगेटिव साइड भी कॉस का ग्राफ इन दायरों में रहते हैं। अरे ये थोड़ा सा मैंने जल्दीबाजी में गलत बना दिया, एक बार देखो फिर से, 1 पे टॉप था, पाई/2 पे 0 होके फिर ये पाई पे फिर टॉप करे, 3 पाई पे 0 होके 2 पाई पे फिर से, ऐसा ग्राफ बनेगा कॉस, ठीक है। अब कॉस के ग्राफ में थोड़ा सा पहले बाउंड्री लाइंस मुझे बनाने दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस बार बाउंड्री बनाना चाहूंगा पाई/2 पे 3 और -पाई/2 पे -, क्योंकि इसको पलटा के सेक का ग्राफ बनना है। तो ये बात आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे। जैसा मैंने कोसेक के लिए किया था, साइन और कोसेक के बीच का रिलेशन वही फॉलो करूंगा। तो कैसे ग्राफ प्लॉट करूंगा, देखिए ब्लैक पेन से ये जो लूप बना है आपका, ये वाला लूप, ये लूप कॉस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में दिखा रहा है और फिर 1 से 0 के बीच। तो भैया इसी ग्राफ को पलटा के जब मैं बनाऊंगा सेक का, आप ये जानते हैं 1 का रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल 1 होता है इसलिए 1 पे मुलाकात करवा रहा हूँ, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है इसीलिए जहां 0 है वहां पर इन्फिनिटी की तरफ, ऐसे कुछ ग्राफ लूप पलट। बाकी ये जो बाहर का आधा टुकड़ा है ये आधा है, इसीलिए चलिए फिर भी अगर देखना चाहते तो बना देता हूँ। ये लीजिए एक टुकड़ा यहाँ पर, और इसका बकाया हिस्सा तब पूरा होगा जब थोड़ा और आगे, ठीक। ऐसे इस तरफ का ये जो टुकड़ा, इसका भी हिस्सा तब पूरा होगा जब और आगे बढ़े। तो अभी मैंने स्केलिंग केवल 2 पाई तक बनाई है तो उसके आगे का दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर पूरा हो तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक। अगर बात करें डोमेन की तो इसमें x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर, लेकिन आपको रोकना पड़ेगा किन वैल्यूज को, π/2 के मल्टीपल। मैं लिख देता हूं 2n+1 π/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। इन वैल्यू पर रोक, क्योंकि π/2 3π/2 इन सभी वैल्यू पर ये फिर से एक बार समझाऊंगा अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि π/2 की लाइन से अगर थोड़ा पीछे जाते हो ये ग्राफ पॉजिटिव तरफ घूम रहा है, और जरा सा आगे जाते हो तो नेगेटिव, यानी कि थोड़ा सा आगे पीछे अलग अलग वैल्यू दे, है ना, इसीलिए अनडिफाइंड। तो जो वैल्यू अनडिफाइंड आउटकम दे रही है उनको हटा के जितनी वैल्यू बच जाएंगे रियल वो सब लो, ठीक। तो ये थे हमारे ग्राफ्स। तो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का जो 3.2 है उसको करने लायक मटेरियल हमने कर लिया है। अब कल अपनी क्लास में हम पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे 3.2 के, फिर उसके आगे के टॉपिक। एनसीईआरटी में ध्यान रहे तीन चैप्टर्स हैं, 3 सेक्शंस, 3.1, 3.2, 3.3। हम 3.1 कर चुके हैं, 3.2 हम कल करेंगे, और फिर एक लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी में और दिया, उसके बाद एनसीईआरटी का हिसाब किताब खत्म। लेकिन याद रखिए ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, ये बहुत लंबा चैप्टर। ये चैप्टर एनसीईआरटी टॉपिक खत्म करने के बाद भी कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत दिनों तक चल, ठीक है ना, लंबा चैप्टर, तो थोड़ा धैर्य के साथ बैठना पड़ेगा इसमें, ठीक है। बाय।